मिशन 23 के इम्तिहान से पहले बीजेपी खासी एक्टिव मूड में नजर आ रही है। लगातार मैराथन मंथन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक बार फिर खुद सीएम शिवराज मिशन 23 की तैयारी में जुट गए हैं। चाहे फिर मैदानी दौरा हो या अधिकारियों और पदाधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों की बैठक हो, सभी की क्लास लगाना शुरू कर दी है। गुरुवार को सत्ता और संगठन में कसावट लाने सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने रीवा और नर्मदापुरम के विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। बैठक में सीएम शिवराज ने विधायकों से जिले की ग्राउंड रिपोर्ट ली। इस बैठक में मिशन 2023 को लेकर भी रणनीति बनी। इस दौरान सीएम ने विधायकों को जरूरी टिप्स भी दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू हो रहे विशेष अभियान पर भी मंथन हुआ। तो मुख्यमंत्री जी विधायक दल के नेता हैं, सरकार के मुखिया हैं और जनप्रतिनिधि यानी जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जनता की समस्याएं कैसी हैं, जनता को कौन सी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है तो और अच्छे से कैसे करना है और अच्छे से अच्छा काम सरकार कैसे कर पाए। तो जो फीडबैक जनप्रतिनिधियों से आता है उसके आधार पर योजना बनती है, उसके बाद एक्शन होता है और लोगों को लाभ मिलता है। तो इसलिए जो मिशन जनसेवा है, 2023-2024 चुनाव आएंगे, चुनाव में भाजपा की विजय तो स्वाभाविक इसलिए होगी कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन जनसेवा में लगी रहती है। नहीं, काम की जिम्मेदारी तो पहले से तय है। विधायकों को पहले से ही संगठन के द्वारा काम तय हो गया है। विधायक लोग पूर्व से ही अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मतदान केंद्र में लगे हुए हैं, संगठन के कामों में लगे हुए हैं। कोई आज इस संबंध में चर्चा नहीं हुई। आज इस संबंध में पूरी चर्चा अवर्षा के स्थिति से निपटने के लिए। इधर मिशन 2023 के लिए कांग्रेस ने भी मैदान संभाल लिया है। हाल ही में कमलनाथ ने भी अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। लिहाजा कांग्रेस खुद की तैयारी को मजबूत बताकर बीजेपी पर तंज कसती नजर आ रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों को जान रहे हैं और 23 में उन्हें उनकी नीति और नियत का माकूल जवाब इस प्रदेश की जनता देगी और इस प्रदेश में सही विकास के जो पुरोधा हैं, विकास के बारे में जिनकी परिकल्पना है, विकास के बारे में जिनका अपना विजन है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर मिशन 23 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अब क्षेत्रवार पड़ताल करना शुरू कर दी है। बड़ा सवाल ये कि क्या विधायकों के टिकट वितरण में क्षेत्रवार पड़ताल का अहम रोल है? क्या इसी पड़ताल से विधायकों की परफॉर्मेंस तय होगी? सवाल ये भी कि क्या जमीनी फीडबैक बीजेपी के लिए मिशन 23 की राह आसान करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा फीडबैक से फतह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल कई सारे हैं। सवाल नेताओं के जहन में भी हैं, सवाल कार्यकर्ताओं के जहन में भी हैं और सवाल जनता के जहन में भी है। सवाल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी को अपने अपने जवाब जरूर चाहिए। नेताओं को जवाब कब मिलता है, जनता को जवाब कब मिलता है, कार्यकर्ताओं को जवाब कब मिलता है, इस पर सबकी नजरें बनी रहती हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में 1 साल से थोड़ा सा ही ज्यादा समय बचा हुआ है। यानी कि अब दोनों ही राजनीतिक दलों में जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी बयानबाजियां होंगी, उसे चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए चाहे बात कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज अपनी ओर से तैयारियों में लगे हुए हैं। अगर आप कांग्रेस को देखें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुने, उनके नेताओं को सुने, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ विकास पुरुष एक ही नजर आते हैं, वो हैं कमलनाथ। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, सुनते हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो विकास पुरुष हैं वो शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं, जो कि लाजमी भी हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने नेताओं के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, अपने अपने नेताओं को विकास पुरुष बताती हैं। लेकिन वो जनता है, जब आप जमीन में जाते हैं, जनता से रूबरू होते हैं और फिर बातचीत करते हैं,
तब जनता असली जवाब देती है। आईएनडी एजेंडा में हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन एक नजर आईएनडी एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। क्या जमीनी फीडबैक मिशन 23 की राह करेगा आसान? क्या विधायकों के टिकट वितरण में क्षेत्रवार पड़ताल का रहेगा अहम रोल? क्या क्षेत्रवार पड़ताल से तय होगी विधायकों की परफॉर्मेंस? और अंत में, क्या सत्ता और संगठन में कसावट लाने में कितनी कारगर होगी सीएम की क्लास? ये वो तमाम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अवनीश बुंदेला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। दिव्या गुप्ता जी, परफॉर्मेंस की जब बात होगी तो जाहिर सी बात है नॉन परफॉर्मर भी गिने जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने देखा भी था निकाय चुनाव में ऐसे नॉन परफॉर्मर्स पर न केवल कार्रवाई हुई बल्कि कुछ भीतरघातियों पर भी कार्रवाई हुई है। दिव्या जी, देखिए, अच्छी बात है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस बात का संज्ञान तो लेती है कि किसने परफॉर्मेंस दी और किसने नहीं दी, कब दी, कैसे दी, किस तरह की दी। और मैं चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी हमेशा इस बात का जिक्र करती फिर रही कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पर संगठन हर चीज पर नजर रखता है जी। आपका परफॉर्मेंस और आपने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया, उन दोनों पर। आपकी जीत हुई तो जीत का आकलन होता है, हार हुई तो हार का आकलन होता है। जिसे हम कहते हैं कि आपको रोड मैप क्या होना चाहिए, उसका आकलन होता है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या होती है, उसका आकलन होता है। तो हर चीज का जब आप विचार विमर्श मंथन जब आप करेंगे तो उसमें से अमृत निकल के आएगा, ये तो तय बात है जी। तो अगर इस तरह की बैठकें होंगी, इस तरह की चर्चाएं होंगी, तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आएगा जो पार्टी के लिए अच्छा होगा, कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा होगा और फिर उसके बाद प्रदेश के लिए अच्छा होगा। तो जो विचार एक दूरगामी विचार विजन के साथ चलता हो, मुझे लगता है कि वो बैठकें बहुत अच्छी बैठकें हैं, उसमें से निष्कर्ष भी बहुत अच्छे निष्कर्ष निकले। चलिए, अच्छी बात है। अवनीश जी, कांग्रेस जिस उत्साह में नजर आ रही है और लगातार हम आप लोगों का जब बयान सुनते हैं तो केवल और केवल कमलनाथ जी के ही केंद्रित होता है बयान। आप लोग कमलनाथ जी की सरकार की योजनाएं भी गिनाते हैं, फिर यह भी आप लोग बताते हैं कि किस तरह से वो योजनाएं आगे क्रियान्वित नहीं हो पाई, जनता के बीच में उसे किस तरह से ले जाना था। तो क्या 2023 से पहले भी आप लोगों का विजन मॉडल यही रहेगा? देखिए विवेक जी, पहले स्पष्ट कर दूं, माननीय कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष। निश्चित तौर पे हम जब भी बात करेंगे तो आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की ही बात करेंगे। और 15 महीने में जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं वो इतने प्रभावी, ये बात इससे साबित होती है कि भाजपा वाले आज भी, मतलब खुद लगभग 18 साल सत्ता में हो चुके हैं, लेकिन बार बार 15 माह का उदाहरण देते हैं, 15 माह के कुछ विषय को लेकर झूठे आरोप लगाते हैं। इससे साबित होता है कि कमलनाथ जी 15 महीने में बहुत इफेक्टिव रहे। क्योंकि मैं देखिए बात अगर आप देखें विवेक जी तो शिवराज सरकार, भाजपा सरकार 15 साल में भूमाफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? कमलनाथ जी ने 15 महीने में की। शुद्ध के खिलाफ युद्ध क्यों नहीं लड़ा भाजपा ने? हमने लड़ा, 15 माह में लड़ा। आप देखिए ये बात विकास कार्य की करते हैं, आप ये देखिए ये धर्म आधारित राजनीति करते हैं और हम धर्म को आस्था का विषय मानते हैं। इन्होंने महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1 रुपए नहीं दिया, हमने 300 करोड़ रुपए दिए। हमने नमस्ते ओरछा जैसा एक महोत्सव कराया, हमने राम वन गमन पथ की बात की, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। अच्छा, एक हास्यास्पद बात यह है विवेक भाई कि भाजपा कमलनाथ जी से सारे वादे 15 महीने में कराना चाहती थी। 15 महीने में ये कमलनाथ जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जबकि इस 15 महीने आपके पास 3.5 महीने आदर्श आचार संहिता में भी गए थे, कायकी में लोकसभा चुनाव के में, तो वो सारे काम कमलनाथ जी से 15 महीने में कराना चाहते थे। मतलब वो साबित करते हैं खुद अपनी बात से कि कमलनाथ जी कितने योग्य हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये भाजपा वाले कमलनाथ जी से कितना आप उम्मीद उसी बच्चे से करते हैं, माता पिता उसी बच्चे से उम्मीद करते हैं जिस बच्चे से उन्हें उम्मीद हो कि हाँ ये पोटेंशियल है इसमें। तो भाजपा वालों को ही मालूम क्या कमलनाथ जी पोटेंशियल है,
इन जैसे निकम्मे और लच्छेदार भाषण देने वाले नहीं हमारे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी काम करने वाले नेता हैं। जो शिवराज जी लच्छेदार भाषण देते ना, और पता पड़ा फोन पे हाँ उधर जाओ, हाँ नहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे साहब ये बनावटी कैरेक्टर क्यों? मतलब सीएम शिवराज जी बात कर रहे हैं और वो वीडियो वायरल हो रहा है कि शिवराज जी देखो कितने संजीदा हैं। अरे नहीं बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं बुजुर्गों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये नाटक नौटंकी क्यों? ये मुझे लगता है शिवराज जी को ड्रामा कंपनी खोल लेनी चाहिए। ये इनका निकम्मा दिव्या जी से हम रिएक्शन लेंगे। इनके पास तो चेहरा भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं भाई, गारंटी ले लो, लिख लो, इनके पूरे चुनाव आने वाले समय मोदी के चेहरे पर लड़ने वाले हैं क्योंकि इनके पास राज्य में चेहरे नहीं बचे हैं। क्योंकि तो मोदी जी को आप लोग वाकई में बड़ा चेहरा मानते हैं क्या? मोदी जी को आप लोग बड़ा चेहरा मानते हैं क्या? अरे साहब हम तो ये मानते सबसे पहले मोदी जी आए, हम तो पूछेंगे 15 लाख कहाँ है मोदी जी? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से 10 करोड़ रोजगार हो जाएंगे जब तक। अब यात्रा भी निकल रही है, उसमें सारे सवाल जवाब होंगे। अवनीश जी बिल्कुल। देवदत्त जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिर दिव्या जी का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, इनका ये मानना है कि अगर सत्ता संगठन में कसावट लानी है तो विधायकों और मंत्रियों से फीडबैक के आधार पर ही ये सब हो सकता है, जिसमें शुरुआत रीवा और नर्मदापुरम के विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर की है। देवदत्त जी ये तो बात सही है कि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी आप क्या करेंगे। जैसे कोई आप चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो ब्लड टेस्ट कराएगा या जो भी उसको लगता है 1-2 टेस्ट जैसे हार्ट संबंधी तो ईसीजी, टीएमटी, इको वगैरह कराएगा, फिर उसके बाद इलाज शुरू करेगा। तो जब तक ये पता नहीं करेंगे कि क्या समस्या है जमीन पे, मुझे लगता है कि इतने वर्षों की सरकार है, इतना बड़ी पार्टी है, तो उनको फीडबैक भी होगा। और अभी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव में सभी फीडबैकों का परीक्षण भी हो गया है कि कौन नेता जनाधार वाला था, कौन ने सिफारिश की थी किसकी, कौन हारा, कौन जीता। तो भाजपा तो फीडबैक के कई रास्ते, उसके संघ भी फीडबैक देता है, संगठन मंत्री भी देते, कार्यकर्ता भी देते। लेकिन अब जिस तरीके की शुरू हो गई है लड़ाई 2023 की, क्योंकि दोनों ही दल अभी से तैयारियों में जुट गए। ये बहुत पहला अवसर है जहाँ 1.5 साल पहले से बूथ स्तर की जमावट शुरू हो गई है। तो उसमें जरूरी है कि इन विधायकों का फीडबैक लिया जाए, क्योंकि दोनों दलों ने जो अपने विधायकों के सर्वे कराए हैं तो भाजपा में करीब 60 के करीब विधायकों के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी आई है, या जो पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव में जिन विधायकों के क्षेत्रों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, एक आकलन किया है लगभग 60 विधायकों का। और कांग्रेस के 27 विधायकों का उनका आया है, चूंकि इनके 127 है, उनके 95, तो औसत लगभग बराबर है। तो कमलनाथ ने तो अपने विधायकों को कह दिया आप क्षेत्र देखो, जो जिलाध्यक्ष थे उनको जिलाध्यक्ष पद से हटा रहे हैं और जो जिम्मेदारी सब छोड़ो, आप क्षेत्र में जाओ, क्योंकि वो सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। उन्होंने अपना मौका दे दिया कि आप 6 महीने में अपनी पोजीशन सुधारिए, यदि सर्वे में आएगा तो टिकट देगा। इसी तरह भाजपा भी इस बार बहुत सारे परिवर्तन कर रही है। जैसे संगठन में उन्होंने 45 वर्ष के जिला अध्यक्ष, 40 वर्ष के, 55 वर्ष के, ऐसे जो पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो विधायकों का भी फीडबैक ले रहे हैं कि कितने विधायकों को हमें 23 में मैदान में उतारना, कितने में नहीं उतारना, और आज क्या समस्या है, क्योंकि ये विधायक बता पाएंगे कि उनके क्षेत्र में क्या समस्या है। तो उसके आधार पर फीडबैक लेना शुरू किया है। वैसे शिवराज जी पहले भी विधायकों से 1-to-1 किया करते थे, अभी तो एक क्षेत्र भाई सामूहिक किया है। अभी जो बिंद के विधायक बुलाए गए हैं वहाँ एक बड़ा कारण वो भी है कि जो पहाड़ है राम पदगमन के क्षेत्र में, उसमें खनन की कोई अनुमति दी गई, तो वहाँ के पक्ष विपक्ष सब विधायक उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है उस संबंध में भी चर्चा हुई। बिल्कुल। वैसे विधायक ये कह रहे थे कि हम सूखा घोषित करवाने आए थे बिंद को, रीवा में बरसात कम हुई। दिव्या जी आप अपनी बात रख सकती हैं। अवनीश जी ने बहुत ही एक रटाया अपना उद्बोधन दिया। अवनीश जी का उद्बोधन में कुछ नई बात नहीं थी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आपने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि कमलनाथ क्यों नजर आते। मैं थोड़ा सा एक अलग आपके समक्ष एक विचार रखना चाहूंगी, चूंकि डिबेट है और विचार होना चाहिए जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा था कि कमलनाथ जी 75 साल के हो गए, दिग्विजय सिंह जी भी 75 साल के हो गए, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप आपकी कहीं है नहीं, आपकी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए।
दिव्या आप झूठ प्लीज बोल मुझे रही है। बोलने दीजिए। विवेक भाई आपने 75 साल की बात कहाँ बोली? नहीं, मैंने अच्छे से सुना आपका नरेशन। क्यों झूठ बोल रही है ये? अवनीश और जी मैं तो कहता हूँ, सुनिए तो आप- अरे अवनीश नहीं जी, आप झूठ बोल रही हैं। कांग्रेस के और प्रवक्ताओं 75 की साल ही 70 बात- साल की दिव्या बात जी मत करिए। दिव्या जी अपनी आप बात रख खाद्यान्न रही की हैं। बात करिए, जोश की बात करिए। बात करने दीजिए, आप मुझे मतलब बात कमजोर करने हैं, आप दीजिए। अवनीश डरपोक जी, हैं, इसलिए आप प्लीज, उम्र की हम बात दिव्या कर रहे जी को हैं। सुन अरे लेते नरेंद्र हैं। मोदी कितने साल के हैं? सुना। 73 साल के हैं। आपने जो कुछ बोला नरेंद्र मोदी 73 साल के हैं। अवनीश जी पहले दिव्या जी बोल ले, 73 फिर साल आप के नरेंद्र बोलिएगा। मोदी जवाब दो। प्लीज प्लीज मुझे आप मुझे बोलने देंगे? पंकज- हाँ। आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए। हाँ, बोलिए थोड़ी आप। पेशेंस रखिए। बोलिए। झूठ मत बोलो दिव्या, आप झूठ नहीं, मत नहीं। बोलो। अवनीश जी आप देखिए बिल्कुल देखिए बोलिए। देखिए पर्सनल मेरा नाम आप इस तरह से नहीं लेंगे सर। आई विल लीव द दिव्या डिबेट जी, इफ ही चलो। टॉक्स नहीं नहीं पर्सनली सुनिए अबाउट सुनिए मी। सुनिए दिव्या जी एक दिव्या मिनट जी एक आप मिनट। झूठ मत बोलिए। आप आप नो प्लीज he has हम no लोग right. लोग आपसी जिस तरह से बातचीत करते हैं मुझे उसको इस ध्यान तरह में से रखें। मदद नहीं करेंगे। not speak about the age and you are adding from your side. Why? Tell me. Why you are adding अवनीश from your जी side? मैं चाहूंगा Why you are adding from your side? लेने का। नो आई विल नॉट। चलिए, अवनीश जी, प्लीज। No. अवनीश जी व्यक्तिगत हमें नहीं होना है। दिव्या जी सर, आप मैं अपनी कुछ बात नहीं रखिए। कर- अवनीश जी आप अपनी पार्टी की बात रखिए नहीं प्लीज। जानती हूँ। हाँ मैं इनको पर्सनली नहीं जानती हूँ। ये मेरा नाम इस तरह से संबोधित करके लेंगे। मैं ये नहीं मेरे लेंगे लिए बहुत- नहीं लेंगे नाम लिया आपका। वो आपका नाम अरे- नहीं लेंगे दिव्या जी। और आप अपनी बात रखिए। He has to treat me with respect. No, जी, बिल्कुल। देखिए ये डिबेट है, इसमें मैंने उनका सम्मान से ही नाम नहीं, लिया। नो आप दिव्या अवनीश जी जी चलिए के दिव्या साथ जी को करेंगे अपनी मुझे। बात रखने दीजिए प्लीज सर। डिबेट का समय चलता जा रहा है। जी दिव्या सर, जी ये बोलिए। मेरा नाम लेके दिव्या दिव्या कह के अगर मुझे संबोधित करेंगे मैं इसको टॉलरेट नहीं करूंगी। मैं इनको जानती भी नहीं हूँ पर्सनली। किस तरह से ये मेरे को मैं भी संबोधित आप- कर आप रही है। भी दिव्या जी, एक मैं बहुत ही भी- सम्मानीय दिव्या जी, मैं भी प्रवक्ता हैं। आपको नहीं अवनीश जी जानता भी सम्मानीय प्रवक्ता मैं हैं। ये भी देखा आपको। सहन नहीं करूंगी ये। प्लीज जी ठीक है। मेरे दिव्या जो जी मेरे आर्गुमेंट है मुझे बोलिए। आर्गुमेंट के साथ बात कर लेने दीजिए और इनको बोलिएगा जब मैं बोलूं तो बीच में ना वो इंटरफेयर करे। ठीक है विषय पे आते हैं। झूठ ना बोलें। नहीं विवेक अवनीश जी, जी आपने- प्लीज विवेक उनको जी, बात बताओ तो कि रख आपने लेने 75 दीजिए। साल की उनको बात की है। डिबेट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अवनीश जी उनको ठीक। अपनी बात तो रख लेने दीजिए प्लीज। अब दिव्या जी बोलिए। मेरा निवेदन ये है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा था। जी। मैं उस प्रश्न पे थोड़ा सा एक अलग एंगल के साथ आना चाहती हूँ। देखिए बैठकें तो होती रहेंगी, बैठकें होनी भी चाहिए। चुनाव होते किस लिए है? हाँ। चुनाव आप भी उस चुनाव में उस समर के साथ जाएंगे, हम भी उस चुनाव में उस समर के साथ जाएंगे। फीडबैक तो लेना ही होगा विधायकों से। ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी हर पार्टी लेना चाहेगी। कमलनाथ जी ने जो सारी की सारी ग्राउंड रियलिटी ली थी उन्होंने शायद किसी एक प्राइवेट एजेंसी से ली थी, और वो जो प्राइवेट एजेंसी से ली थी उसका उनके पास पूरा का पूरा ब्यौरा है, जिसमें मुझे मालूम है कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने बड़ी आपत्ति भी उठाई थी। वो एक अलग विषय है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा तंत्र है, जब हमारे पास विधायकों से चर्चा करनी है, ग्राउंड रियलिटी हमारे को पता करनी है, जब हम इस तरह का सारा फीडबैक लेंगे तभी तो आगे योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर पाएंगे। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा ही है। बल्कि जी। आप अगर किसी परीक्षा में तैयारी के साथ जाएंगे तभी तो आप परीक्षा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कर पाएंगे। मार्क्स कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये तो तैयारी करके ही जाना चाहिए। अनआंसर्ड आज आप और मैं डिबेट में बैठेंगे तो क्या हम दोनों तैयारी करके नहीं आएंगे? हम भी अभी तैयारी करके आएंगे। तो ये वही तैयारी की प्रक्रिया है। ठीक। इस प्रक्रिया में ना आपको आपत्ति होनी चाहिए ना हमें आपत्ति होनी जी, चाहिए। जी। जो प्रश्न आपने उठाया था उस प्रश्न को लेके मैंने सिर्फ इतनी बात कही, जो आपने बहुत सिंपल प्रश्न उठाया था कि सिर्फ कमलनाथ ही कमलनाथ क्यों नजर आते हैं, आपके पास सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्यों नहीं है? तो यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि आपके पास इतनी सीनियर लीडरशिप है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आपके पास है नहीं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कोट करना चाहूंगी कि अभी हाल ही में गुलाम नबी आजाद जी का इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि 60 से ऊपर के लोगों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा राहुल जी ने कहा। तो फिर अब समस्या क्या है? वहां 60 से ऊपर की आवश्यकता नहीं है। आप 73 साल के गुलाम नबी आजाद को रास्ता दिखा देते हैं और यहाँ पे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी 75 साल के अभी तक अपनी पारी खेले जा रहे हैं। तो माजरा क्या है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ। ठीक है। अवनीश जी देखिए ये बात विवेक जी आप पूछे। अवनीश जी आप जवाब दे दीजिए। विवेक जी देखिए मैं इस बेसलेस बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। उम्र की बात सबसे पहले तो हम सबको मालूम कि भाजपा में मापदंड कितने खोखले हैं। मतलब आपने उम्र का तकाजा करके एक बार बाबूलाल गौर जी से इस्तीफा ले लिया था। बाबूलाल गौर जी ने भरी सभा में अमित शाह जी से पूछ लिया था, उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा कोई बैरियर नहीं है। और ये यहाँ एज की बात करते हैं, 78 साल की येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो इनकी बात करना कोई
मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये बेसलेस बातें हैं। बाकी मैं बात कहूंगी जो सर्वे करा रहे हैं ना, जो बैठ के कर रहे हैं, मैं एक बात कहूंगा, सर्वे कराना है ना विवेक जी, सर्वे कराए जनता का, जनता का सर्वे कराए कि जनता कितनी दुखी है कि आपने दही और दूध पर जीएसटी लगाया, पनीर पर जीएसटी लगाया। ये वही स्थिति है जो मुगल काल में अंग्रेजों के समय होता था, खाने पीने की बेसिक चीजों पर बच्चे के, जो बच्चा दूध पीता है उस पर आपने जीएसटी लगा, तो क्यों लगाया? पहले इस पर सर्वे करिए कि जनता में इसका क्या मत है। दूसरी बात, आप सर्वे करें कि जनता कैसे परेशान है। वर्तमान में 120 रुपए 100 रुपए से नीचे कोई सब्जियां नहीं है। आपको सर्वे करना है एलपीजी गैस सिलेंडर पर बात करिए कि 1100 रुपए का क्यों बिक रहा है। आपको सर्वे करना महंगे डीजल पेट्रोल पर सर्वे करिए। अरे साहब, आप अपनी पार्टी के सर्वे तो करते रहते हैं, आप अपनी भाजपा बैठकों के अलावा करते क्या है? जनहित में कब जाती है? आप सर्वे करें कि आपके बनाए हुए बांध और पुल 1 साल क्यों नहीं चलते। आप सर्वे करें कि आपकी बनाई हुई सड़कें मात्र 1 महीने में, 1 बारिश में क्यों टूट जाती हैं, तालाब क्यों बन जाती हैं। आप स्मार्ट सिटी का, आप सबसे सुंदर शहर का इंदौर भोपाल को अवार्ड दिलवा देते हो, लेकिन उसी भोपाल में या इंदौर में आप जाएं तो सड़कें तालाब बन जाती है, लोग बह जाते हैं, लोगों की गाड़ियां बह जाती हैं, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लोगों की दुकानों में पानी भर जाता है। ये कैसी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं आप? तो ये इसका सर्वे करें आप। ये जो अपनी पार्टी का सर्वे, और मैं कह रहा हूं सर्वे करना है ना, उमा भारती के बोल वचनों का सर्वे करिए, सर्वे करना ना आपको, अजय बिश्नोई की बातों का सर्वे करिए। आप जाइए विंध में नारायण त्रिपाठी की बात का सर्वे करिए। आप जाइए केपी त्रिपाठी ने क्यों पीठ लाल कर दी थी जनपद सीओ की, उसका सर्वे करिए। चलिए, बहुत लंबी लिस्ट अवनीश जी ने बता दी है, दिव्या जी ने भी सुन ली होगी। देवदत्त जी, मैं एक आपकी फाइनल कमेंट सर जरूर लेना चाहूंगा। आपने दोनों सम्मानित पार्टी प्रवक्ताओं को भी सुना, दोनों पार्टियों को लेकर जो कि मैंने भूमिका में भी कहा था, जाहिर सी बात है जब बीजेपी की हम बात करते हैं तो शिवराज जी का नाम आता है, और कांग्रेस को जब हम देखते हैं तो कमलनाथ जी का नाम आता है। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 23 की लड़ाई भी इन्हीं दोनों चेहरों पर होती हुई दिखाई दे रही है, होती हुई फिलहाल। देखिए, अभी तो जो प्रमुख पदों पर होते हैं उन्हीं के नाम आते हैं। यदि इनके नाम जीत का यश मिलेगा तो हार का अपयश भी मिलेगा, इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि कमलनाथ उनके जांचे परखे हैं, 2018 में वो 15 वर्षों की सरकार को बाहर करके सरकार लाए थे, तो अभी कमलनाथ कांग्रेस में सर्वमान्य नेता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और यहाँ भाजपा में तो पार्टी कहती रहती है कि संगठन के आधार पर, और मुख्यमंत्री भी चौथी बार के मुख्यमंत्री है, तो उनसे उनका बड़ा जनाधार वाला नेता कौन होगा। तो अभी तो दोनों दलों के पास अपने अपने नेता हैं, और ये चुनावी जमावट शुरू हो गई है। अब जब जमावट होती है तो पार्टी पर होती है, कार्यकर्ताओं के आधार पर होती है, चुनाव चिन्ह उपलब्धियों खामियों के आधार पर होती है। अभी नेतृत्व तो कुछ भी हो सकता है, चुनाव के समय कौन किसको टिकट मिलेगा, कौन बांटेगा, ये बहुत सारी परिस्थितियां एंड टाइम पे तय होगी। लेकिन अभी जिस तरह की जमावट हो रही है, क्योंकि बूथ का आइडिया सबको समझ में आ गया कि बूथ जीतो तभी चुनाव जीत सकते हैं। आप सोचेंगे कि अभी तक उम्मीदवार पोलिंग एजेंट बनाते थे, लेकिन अब कांग्रेस ऐसी तैयारी कर रही है कि वो खुद पोलिंग एजेंट 6 महीने पहले बना के रख लेगी और उम्मीदवारों को लिस्ट दे देगी कि ये है आपके पोलिंग एजेंट। और भाजपा तो बहुत पहले से बूथ विस्तारक कार्यक्रम कर चुकी है, और बूथ मजबूत मेरा बूथ सबसे मजबूत का कार्यक्रम चला चुकी है। तो अब जो लड़ाई है वो अभूतपूर्व है और बूथ पर है। पहले पन्ना प्रभारी, अब आधा पेज प्रभारी, और अब घर घर और जन जन, झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी पहुंचने का जब अभियान हो, तो विवेक जी आप समझ सकते हैं कि 2023 का चुनाव कितना अभूतपूर्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही दल करो या मरो की तर्ज पर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के उस कवायद की, या कांग्रेस की उस कवायद की, जिस पर साल 23 का चुनाव टिका हुआ है। जी हाँ, आज होने वाली तमाम कवायदों की बदौलत ही दोनों पार्टियां साल 2023 में प्रवेश करेंगी और जनता के बीच भी उन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगी। आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस हमेशा की तरह ही रहेगी। और जाहिर सी बात है, जब चुनाव में मुद्दे लेकर पार्टियां जनता के बीच में जाती हैं तो सत्ता पक्ष अपने काम गिनाता है और विपक्ष सत्ता पक्ष के उन कामों को गिनाता है जिसे विपक्ष जनता के हित का नहीं बताता, यानी कि अहित वाले का। पर जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश की सियासी पिच यदि 1 साल से भी पहले सज गई है तो आप समझ सकते हैं कि साल 2023 का चुनाव कितना अहम होगा। कश्म वाला तो होगा ही होगा, पर अहम भी होगा।
IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।